जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सीआईएसएफ रूल 2001 के रूल नंबर 4 तक जो है डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल नंबर 5 के बारे में, जो कि है कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक, रूल नंबर 6, 7 और 8। दोस्तों आगे वाली आने वाली वीडियोज़ में जो है हम कोशिश करेंगे 3-3, 4-4 जो आपके रूल्स हैं उनको जो एक साथ डिस्कस करेंगे, ताकि वीडियो ठीक ठाक लंबी बने और आपका टाइम जो है सेव हो। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। रूल नंबर 5 जो है वो है आपका कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक, यानी कि स्थानीय रैंक प्रदान करना। क्या होता है कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक? कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक का सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, कई सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं जब एक पर्टिकुलर रैंक के पास कुछ पावर्स होती हैं, ठीक है। वो पावर जो है हम बिना इस रैंक को अटेन किए किसी को नहीं दे सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल सब इंस्पेक्टर जो व्यक्ति है, ठीक है, एयरपोर्ट के ऊपर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब फ्रिस्किंग का काम करना है, ठीक है। तो फ्रिस्किंग के लिए बोला गया है कि सब इंस्पेक्टर इज द मिनिमम रैंक, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी एयरपोर्ट पे शॉर्टेज है सब इंस्पेक्टर की, तो इमीडिएटली ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में भर्ती करके नए सब इंस्पेक्टर भर्ती कर देंगे वहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं कि एएसआई का जो रैंक का जो व्यक्ति है उसको जो है लोकल रैंक प्रदान करके उसको जो है सब इंस्पेक्टर बना देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब इंस्पेक्टर के इक्विवेलेंट हो गया, रैंक में इक्विवेलेंट हो गया ना, तो इसको सैलरी अलग से एक्स्ट्रा मिलेगी ना, इसको जो है ये क्लेम कर सकता है कि मुझे तो जी सब इंस्पेक्टर बना दिया तो मैं तो सीनियर हो गया, अपने बैच वाले में जो एएसआई थे उनसे तो सबसे सीनियर हो गया। ये टेम्परेरी प्रोविजन है दोस्तों। कुछ फोर्स की जो है अनसीन सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसमें हम लोकल रैंक हमें प्रदान करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? इसके एग्जाम्पल है, एक तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया जैसे, दूसरा एग्जाम्पल आपने मूवी देखी होगी। फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारी मूवीज़ बनी हैं ऐसी जिसमें पर्टिकुलर मान लीजिए कोई लेफ्टिनेंट है, ठीक है। लक्ष्य मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी तो देखना। इस लक्ष्य मूवी में क्या है, उसमें जो है लेफ्टिनेंट होता है एक बंदा, उसको जो है कैप्टन बना देते हैं सीधा, और जबकि उसने उसे ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 साल ही होता है। क्या बोलते हैं उसमें डायलॉग, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन विजय में होने के कारण और जम्मू कश्मीर की इस धरती पे होने के कारण आपको जो है कैप्टन के रोल में जो है डाला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो उसका मतलब यही है कि कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए जो है कैप्टन जो है उसको बना दिया गया। तो ये होता है लोकल रैंक, ठीक है। अब इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो देख लेते हैं एक बार। पहला कंडीशन है, डायरेक्टर जनरल बाय कंफर्मेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट अ हायर रैंक देन हेल्ड बाय एन ऑफिसर इफ द डीजी थिंक दैट दिस विल इंप्रूव द बेटर फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स। यानी कि डायरेक्टर जनरल साहब जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से कंफर्मेशन लेके किसी व्यक्ति को जो है हायर रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी ऑफिसर है उसको हायर रैंक जो है दिया जा सकता है अगर डायरेक्टर जनरल को लगता है कि ये जो है हेल्प करेगा बेटर फंक्शनिंग ऑफ द फोर्स में। यानी कि फोर्स के अंदर जो है अगर किसी व्यक्ति को ऊपर का रैंक दे दें तो फोर्स की ओवरऑल फंक्शनिंग को बेटर करेगा, तो उस कंडीशन में जो है कन्फर्मेंट ऑफ लोकल रैंक दिया जा सकता है। रूल नंबर 5 सब क्लोज 1 क्या बोलता है, अ लोकल रैंक शैल बी कन्फर्ड बाय डायरेक्टर जनरल कैन कन्फर द लोकल रैंक अप टू इंक्लूडिंग द रैंक ऑफ कमांडेंट ओनली, ठीक है। यानी कि डायरेक्टर जनरल जो है वो जो है लोकल रैंक सिर्फ और सिर्फ कमांडेंट रैंक तक ही प्रदान कर सकता है। अगर उसके ऊपर का रैंक प्रदान करना है डीआईजी या उससे ऊपर, तो जो है होम मिनिस्ट्री का अप्रूवल जो है डायरेक्टर जनरल को लेना पड़ेगा। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये लिखा गया है रूल नंबर 5 सब क्लोज 2 के अंदर। देन रूल नंबर 5 सब क्लोज 3 क्या बोलता है, पावर ऑफ कन्फरिंग द लोकल रैंक इज लिमिटेड टू डीजी ओनली, ही कैन नॉट पास दिस पावर टू एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी कि पावर ऑफ कन्फरिंग अ लोकल रैंक, यानी कि लोकल रैंक सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर जनरल साहब खुद दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बोल देंगे अच्छा आईजी साहब एक काम करो, लोकल रैंक कन्फर्मेशन की पावर मैं आपको दे रहा हूँ, आप दे दो जिसको देना है। ऐसा नहीं, क्यों नहीं देते? क्योंकि मान लीजिए ये पावर डीजी साहब के पास है तो ऑब्वियसली रिस्पेक्टेबल रैंक है, तो वो सोच समझ के ही देंगे किसी को। मान लीजिए आईजी साहब को पावर ट्रांसफर कर दी, तो हो सकता है आईजी साहब किसी को फेवर कर दे, तो जिसको जरूरत नहीं भी है या फिर फोर्स में जरूरत नहीं है तो भी जो है लोकल रैंक उसको दे दे, तो फिर समस्या हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट आपको रूल नंबर 5 सब क्लोज 4, एन ऑफिसर ऑफ द फोर्स हु हैज़ बीन ग्रांटेड अ लोकल रैंक, कोई भी वह अफसर जिसको ये लोकल रैंक मिला है उसकी कुछ कंडीशंस है। क्या क्या है? रूल नंबर 5 सब क्लोज 4 सब क्लोज 4 सब क्लोज ए शैल एक्सरसाइज द कमांड एंड बी वेस्टेड विद द पावर ऑफ एन ऑफिसर होल्डिंग द रैंक। यानी कि कोई मान लीजिए व्यक्ति है, कोई असिस्टेंट कमांडेंट है, लोकल रैंक उनको देके डेप्यूटी कमांडेंट जो है बना दिया गया है, तो ये जो डेप्यूटी कमांडेंट है ये जो है इस रैंक की सभी के सभी पावर्स को यूटिलाइज करके अपनी जो है कमांड करेगा, यानी कि ड्यूटी करेगा। फिर आपका रूल नंबर 5 सब क्लोज 4 सब क्लोज बी shall cease to hold that rank if the grant of such rank is not confirmed within 1 days by the central government। यानी कि
अगर कोई व्यक्ति एसी से डीसी किसी को लोकल रैंक दे दिया गया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 21 डेज के अंदर कंफर्म नहीं करती है तो इस बंदे को यहाँ पे एसी से डीसी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। और व्हेन सो ऑर्डर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल और व्हेन ही सीजेस टू होल्ड द अपॉइंटमेंट फोर्स विच द रैंक इज ग्रांटेड, यानी कि अगर ये रैंक जो इसको नहीं दिया जाता है तो इसको जो है एसी से डीसी जो है नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ये तो बहुत बढ़िया स्कीम है, किसी को भी उठा के एसी से डीसी बना दो, बट ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा, लेह का एयरपोर्ट, ठीक है, क्या है, लेह का एयरपोर्ट है। यहाँ पे जो है जो कासो जो है, कासो होता है चीफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी ऑफिसर, कासो जो है वो डीसी यूनिट है। अब मान लीजिए डीसी यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल है असिस्टेंट कमांडेंट, तो असिस्टेंट कमांडेंट को जो है लोकल रैंक जो है दिया जाएगा डीसी का, यानी कि डीसी की पावर्स जो है इनको दी जाएंगी कि डीसी साहब यहाँ पे नहीं है तो आप जो है डीसी साहब की पावर लेके उनके का जो है काम कीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। देन आपका है रूल नंबर 5 सब क्लोज 4 सब क्लोज सी, नो एक्स्ट्रा पे एंड अलाउंसेज फॉर होल्डिंग सच रैंक। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को एसी से डीसी जो है बना दिया गया, लोकल रैंक डीसी का दे दिया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि डीसी की सैलरी मिलने लग जाएगी आपको। भाई नौकरी ज्वाइन की हुई 1 साल हुआ है आपको असिस्टेंट कमांडेंट, सीधा जो है डिप्टी कमांडेंट की सैलरी कोई क्यों देगा, राइट। जस्ट काम जो है आपको दे दिया गया है बट सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद रूल 5 सब क्लोज 4 सब क्लोज डी, नो सीनियरिटी ओवर द अदर ऑफिसर जस्ट बिकॉज यू गोट अ रैंक। अब मान लीजिए किसी बैच में जो है 25 एसी हैं, अब इस स्पेसिफिक पर्सन को जो है एसी से डीसी बना दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये 25 से जो है सीनियर हो जाएगा, डीसी बन गया तो नहीं, ये सिर्फ एक लोकल रैंक है। सेम आपके जो रैंक के अंदर जो मेरिट के अंदर जो आपका रैंक है लिस्ट में वही आपका रहेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज यू गेट अ लोकल रैंक ऑफ डीसी आप सबसे सीनियर हो जाओगे, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फिर ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर फ्रॉम डीजी टू एसी। अब आएंगे आपके जो है नेक्स्ट जो रूल हम पढ़ेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे, उनमें जो है डायरेक्टर जनरल से लेके असिस्टेंट कमांडेंट तक की क्या क्या ड्यूटियां हैं वो सब जो है हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टर जनरल साहब की क्या क्या ड्यूटियां हैं। डायरेक्टर जनरल को महानिदेशक बोला जाता है आपका इंग्लिश में, ठीक है। कैसे पहचान होती है, एक जो है यहाँ पे 2 तलवारें होती हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कंधों पे, ये 2 तलवारें होती हैं और एक साथ में जो है आपका अशोक स्तंभ होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका अशोक स्तंभ, सॉरी 2 तलवारें और ये अशोक स्तंभ, ठीक है। साइड में यहाँ पे आईपीएस लिखा होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल की जो है क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं वो देख लेते हैं। रूल नंबर 6 सब क्लोज 1, डीजी इज़ द हेड ऑफ द फोर्स, यानी डीजी जो है सीआईएसएफ का किसी भी डिपार्टमेंट का जो डीजी है वो पूरे उसका हेड होता है, चाहे वो सीआरपीएफ का हो, एसएसबी का हो, आईटीबीपी का हो, सीआईएसएफ का हो, कहीं का भी हो। एंश्योर द वेलबिंग ऑफ द फोर्स, टेक नेसेसरी स्टेप्स टू एंश्योर हाई एफिशिएंसी, डिसिप्लिन, ट्रेनिंग एंड वर्किंग ऑफ द फोर्स, यानी कि जो डायरेक्टर साहब हैं वो फोर्स के हेड होते हैं सबसे पहली बात तो। उसके बाद पूरी फोर्स की वेलबिंग का जो है ध्यान रखते हैं, यानी कि सब कुछ सही चलना चाहिए। ऐसा ना हो कि लड़ाइयाँ हो रही हैं अंदर, मर्डर हो रहे हैं, मर्डर इन द सेंस शूट आउट होते हैं कई बार, मानसिक तनाव हो जाता है ऐसे आपस में, तो उस वजह से जो है कई बार गोलियां चल जाती हैं, वो चीज़ का ध्यान रखेंगे। टेक नेसेसरी स्टेप टू एंश्योर हाई एफिशिएंसी, यानी कि डिसिप्लिन होनी चाहिए फोर्स, ठीक है। ट्रेनिंग और जो है वर्किंग ऑफ द फोर्स है वो अच्छे से जो है चलनी चाहिए। ही कैन कंडक्ट इंस्पेक्शन, ये जो है इंस्पेक्शन कंडक्ट कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं अलग अलग यूनिट्स का, रिकॉर्ड्स को एग्जामिन कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं रूल्स को, कोई भी नया रूल रेगुलेशन लाना है, मान लीजिए एक रूल रेगुलेशन लाना है कि भाई 35 से लेके 50 तक के जितने भी जवान हैं अफसर हैं वो सबको जो है डेली मॉर्निंग में भागना है, तो ये रूल आ सकते हैं, ठीक है। गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फोर्स, इनके सबॉर्डिनेट को जो है डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई किस तरीके से फौज को चलाना है, ठीक है। ही कैन गाइड एंड डायरेक्टर द सुपरवाइजरी ऑफिसर एंड हिज ड्यूटी इज टू एंश्योर दैट सुपरवाइजरी ऑफिसर मेंटेन द फोर्स एट हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन। इनका ओवरऑल काम क्या है, अपने जितने भी इनके जूनियर्स हैं, जैसे आपका एडीजी हो गया, आईजी साहब हो गए, डीआईजी हो गए, उसके बाद सीनियर कमांडेंट, कमांडेंट, डेप्यूटी कमांडेंट, असिस्टेंट कमांडेंट, इन सब की जो है टाइम टू टाइम मीटिंग लेना और देखना कि भाई फौज ठीक से काम करती रहे, दैट्स इट। ये ओवरऑल मतलब होता है ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर जनरल, ठीक है। फिर आता है रूल नंबर 6 सब क्लोज 2, इसमें क्या लिखा है, डीजी शैल कीप हिमसेल्फ। ओवरऑल अगर मैं सबका इजी वे में बताऊं ना तो सिंपल सा होता है, जिस भी रैंक पे है वो पर्टिकुलर व्यक्ति, उस रैंक के अंडर जो जो चीज़ें आती हैं उनका ध्यान रखना और साथ में जो है लोकल अथॉरिटी के साथ जो है भाईचारा बना के रखना, सिंपल, ठीक है। अब जैसे डीजी साहब है तो डीजी साहब ऐसा थोड़ी ना कि किसी एक टाउन के अंदर की कोई छोटी सी कंपनी लगी हुई है उस कंपनी के साथ रिलेशन बनाएंगे, वो कौन बनाएगा, वो असिस्टेंट कमांडेंट बनाएगा या वहाँ के कमांडेंट बनाएंगे, ठीक है। तो डीजी साहब जो है बड़े रैंक पे हैं तो जो है चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर और पीएसयू के इन सब के साथ जो है
हाय हेलो करके जो है रखेंगे कि भाई सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। ही शैल मेंटेन लाइजन विद द लोकल पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द कोऑपरेशन। बड़े लेवल पे जो है लाइजन इनके होते हैं, डायरेक्टर जनरल बहुत बड़ा रैंक होता है, तो स्टेट के डीजीपी वगैरह उनसे जो है अच्छी बातचीत होती है इनकी। ही शैल इन्फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट मैटर। कोई भी जो है फौज के अंदर कोई भी गड़बड़ हो जाती है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी होता है XYZ, तो जो है डायरेक्टर जनरल डायरेक्टली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करेंगे। यानी कि यहाँ पे डायरेक्टर जनरल किससे कॉन्टैक्ट करेंगे? MHA से, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब MHA, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्यूटीज ऑफ IG। अब IG इनसे नीचे का रैंक है, तो IG साहब की क्या क्या ड्यूटी होती है पहचान लीजिए पहले तो। IG कैसे पहचानोगे? यहाँ पे 2 तलवारें हैं, एक तलवार है, एक बैटन है आपका, ठीक है। डंडा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तलवार एक बैटन, साथ में जो है एक स्टार होता है यहाँ पे, और जब डायरेक्टर जनरल होते हैं तो यहाँ पे अशोक स्तंभ हो जाता है, ठीक है। IG साहब की क्या क्या ड्यूटी है? अब ड्यूटी ऑफ द सेक्टर IG। अब जो IG साहब जो है एक सेक्टर के हेड होते हैं, ठीक है, CSF के अंदर, तो उनकी क्या क्या ड्यूटी है? IG is the head of respective sector which may consist of one or more zone in administrative and financial matter under various rules, ठीक है। तो टू क्लोजली मॉनिटर एंड कंट्रोल द क्राइम सिचुएशन इन द फील्ड यूनिट, ठीक है, यानी कि क्लोजली मॉनिटर करेंगे सारी यूनिट्स को और देखेंगे कोई जो है क्राइम वगैरह तो नहीं हो रहा वहाँ पे उस यूनिट के अंदर या फिर आसपास के क्षेत्र में। ही इज द ऑपरेशनल हेड, ही गिव डायरेक्शन टू द DIG अंडर हिम रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ PSUs एंड ऑल्सो गिव डायरेक्शन रिगार्डिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स ऑन IS ड्यूटी एंड इलेक्शन ड्यूटीज, ठीक है। अब ये जो है ऑपरेशनल हेड होते हैं आपके IG साहब, डायरेक्शन देंगे इनके जूनियर को। DG साहब जो है किसको देंगे? DG साहब देंगे IG को, IG साहब देंगे किसको? DIG को, DIG देंगे सीनियर कमांडेंट को, सीनियर कमांडेंट देंगे कमांडेंट को, कमांडेंट देंगे डेप्यूटी कमांडेंट को, डेप्यूटी कमांडेंट देंगे आपका असिस्टेंट कमांडेंट। ऐसे चलता है प्रोसेस पूरा, ठीक है। ये जो है डायरेक्शन देंगे DIG को, जो उनके अंडर काम कर रहे हैं, बोलेंगे कि भाई PSU का ढंग से ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद जो है IS ड्यूटी वगैरह पे फोर्स जाती रहनी चाहिए, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो इलेक्शन ड्यूटी पे भी जो है आपको बंदों को भेजना होगा, ठीक है। देन आता है आपका रूल नंबर 7 सब क्लोज 4, टू गाइड एंड डायरेक्ट ऑल द कंसर्न टू एंश्योर इफेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट इन द अंडरटेकिंग। यानी कि अपने जूनियर्स को गाइड करना कि सब कुछ जो है ठीक ठाक चलता रहे, सिक्योरिटी मेजर जो हैं वो सारे के सारे सही रहने चाहिए। एस्टेब्लिश एंड मेंटेन लाइजन विद द चीफ सेक्रेटरी, DGP, IG ऑफ द स्टेट पुलिस एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इन व्यक्तियों के साथ जो है आपके लाइजन होने चाहिए। किसकी बात हम कर रहे हैं? ये बात हम कर रहे हैं IG साहब की, ठीक है। IG काफ़ी बड़ा रैंक होता है, तो स्टेट के जो है IG जो हो गए उनके बैचमेट ही होते हैं बहुत बार, तो उनके साथ जो है हाई एलो करके रखनी है। टू कैरी आउट द इंस्पेक्शन ऑफ द यूनिट इन हिज सेक्टर एज पर द सर्कुलर्स फ्रॉम द फोर्स हेडक्वार्टर। फोर्स हेडक्वार्टर बोलेगा जाओ भाई चेक करके आओ सब कुछ सही चल रहा है नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ हो तो हमें बताना, ठीक है। तो ये जो है टाइमली जो है अपने अंडर जो भी इनके यूनिट्स आती हैं वहाँ पे जो है इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। देन आता है टू स्क्रूटनाइज द इंस्पेक्शन रिपोर्ट कंडक्टेड बाय जोनल प्लांट डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल रिलेटेड टू वेरियस यूनिट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कंप्लायंस ऑफ शॉर्टफॉल पॉइंटिंग आउट देयर इन। यानी कि जो नीचे DIG है वो अपने रिस्पेक्टिव जोन और प्लांट जो भी हैं वहाँ पे जो है जाएंगे, चेक करेंगे, कोई गड़बड़ होगी तो IG साहब को बताएंगे। टू कंडक्ट स्पेशल इंक्वायरी विद इन द सेक्टर एल्सवेयर एज एंड व्हेन सो डायरेक्टेड बाय द फोर्स हेडक्वार्टर। किसी अलग सेक्टर में जाना होगा, मान लीजिए कोई नॉर्थ सेक्टर है, अगर उनको भेजेंगे ईस्ट वाले सेक्टर में कि वहाँ जाओ, तो वहाँ पे जो है जाएंगे ताकि इंडिपेंडेंट जो है अच्छे से जाँच की जा सके। टू स्क्रूटनाइज एंड अप्रूव द टूर प्रोग्राम, इंस्पेक्शन नोट्स एंड मंथली डायरीज ऑफ द जोनल एंड प्लांट डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। यानी कि इनसे नीचे जो DIGs है उनके टूर प्रोग्राम को देखना, इंस्पेक्शन जो भी डिटेल्स आई हैं उनको चेक करना कि सबको सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। टू एक्सरसाइज पावर फॉर ग्रांट ऑफ लीव एज पर द रूल इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द फोर्स हेडक्वार्टर, ठीक है। इनके पास जो लीव ग्रांट करने की जो पावर है उनको ठीक ठाक से जो है ग्रांट करना, ऐसा ना हो कि मनमर्जी से छुट्टी दे ही नहीं रहे हैं किसी को। टू एंश्योर पोस्टिंग ट्रांसफर ऑफ द एनरोल मेंबर विद इन सेक्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन है जहाँ पे आपकी ड्यूटी है, इस रीजन के अंदर जो है जितने भी इनके एनरोल मेंबर हैं, एनरोल मेंबर कौन? EMOF की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो कि होते हैं आपके कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक के रैंक के, ठीक है। इनकी जो है सेक्टर के अंदर ही जो है ट्रांसफर वगैरह करनी। टू एंश्योर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी केसेज एंड क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द कोर्ट केसेज, ठीक है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के कोई केसेज आते हैं इनके सेक्टर के अंडर, वो देखना और मॉनिटर करना कोर्ट के जो केसेस चल रहे हैं। टू एंश्योर टाइमली रिकॉर्ड ऑफ CISF ड्यूज़। अब जो है CISF आपको पता है पैसा लेती है, कहीं पे भी जब इंस्टॉल की जाती है CISF को, जहाँ पे भी लगाया जाता है तो वहाँ से पैसा आना होता है, तो देखना कि भाई सही टाइम पे पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब इंश्योर करना। टू एंश्योर प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द फोर्स पर्सनल अंडर हिज चार्ज। इनके सेक्टर में जितने भी फोर्स पर्सनल उनकी सही से ट्रेनिंग चल रही है नहीं चल रही वो सब देखना। टू लुक आफ्टर एंड टू टेक इफेक्टिव स्टेप फॉर द वेलफेयर ऑफ द फोर्स पर्सनल अंडर हिज चार्ज टू कीप देयर मोरल हाई, ठीक है। टाइम से छुट्टी भेजना, टाइम से फंक्शन कंडक्ट करना, टाइम से फैमिली को जो है इन्वाइट करना, फंक्शन जो भी होते हैं, नया साल, होली, दिवाली, इन सब के ऊपर, ठीक है। टू एंश्योर टाइमली एक्शन बाय यूनिट और इन्फॉर्मेशन डिटेल आस्क्ड बाय द फोर्स हेडक्वार्टर। कोई भी डिटेल अगर फोर्स हेडक्वार्टर मांगता है तो
डिटेल्स को जो है टाइमली यूनिट से इन्फॉर्मेशन लेके जो है फोर्स हेडक्वार्टर में भेजना, ये काम भी जो है आपका आईजी का होता है। आईजी के बहुत सारे काम हैं, आप देख रहे हो। मतलब कहने का ये है, ओवरऑल आईजी साहब के अंडर जितने भी जो एरिया है उनका सब कुछ करना है। ही इज़ द माई बाप ऑफ ऑल द यूनिट्स एंड द पर्सनस वर्किंग अंडर द सेक्टर। ओके, देन आता है ड्यूटीज़ ऑफ डीआईजी साहब। ठीक है, डीआईजी साहब की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है। डीआईजी साहब को हम कैसे पहचानते हैं, 1 2 3 ऐसे जो है 3 तारे होते हैं और ऊपर जो है एक अशोक स्तंभ होता है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपके डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। अब एक अशोक स्तंभ, नीचे 2 तारे हो जाएंगे तो क्या होगा, सीनियर कमांडेंट हो जाता है। ठीक है ना, एक तारा अगर हटा देंगे यहाँ से तो ये जो है सीनियर कमांडेंट हो जाएंगे। एक तारा और हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, कमांडेंट हो जाएंगे। एक तारा और हटा देंगे क्या हो जाएगा, डेप्यूटी कमांडेंट हो जाएंगे। और अगर इसको हटा के 3 तारे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं ऑफ डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। पहला है फॉर प्रॉपर सुपरविजन ऑफ द फोर्स कंट्री शैल बी डिवाइडेड इनटू जोन। अलग अलग जोन्स के अंदर जो है कंट्री को डिवाइड किया जाता है ताकि फोर्स जो है ठीक ठाक तरीके से परफॉर्म कर सके। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इंचार्ज होता है हर एक जोन का, यानी कि जितनी भी जोन होंगी उन जोन का एक जो है डीआईजी हेड होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, ही शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द फोर्स इन हिज चार्ज इन अ स्टेट ऑफ हाई एफिशिएंसी ट्रेनिंग डिसिप्लिन एंड मोरल। सिंपल सा मतलब ये है, जितना नीचे जाते जाएंगे उतना जो भी आदमी की जो पावर है ना, उसके अंडर जो भी लोग आते हैं वो पूरे डिसिप्लिन होने चाहिए, सही ट्रेनिंग चलनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी में काम करना चाहिए। ये मतलब होता है। डीआईजी के नीचे जो भी है वो सारे ढंग से काम करें, आईजी के नीचे जो है वो सारे ढंग से काम करें, सीनियर कमांडेंट के नीचे हैं वो ढंग से काम करें। For this purpose, he shall inspect the unit and industrial undertaking in public sector in his zone, where the force is deputed at least twice a year and send his inspection report to the Inspector General, giving details of the state of force and administration। ठीक है, जितने भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और जितने भी यूनिट एक डीआईजी के अंडर है, इनको जो है साल में 2 बार मिनिमम जो है इनका इंस्पेक्शन करना है। और जो भी इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो जो है इंस्पेक्टर जनरल साहब को सौंपनी है, और जो भी सिचुएशन है वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी है सब कुछ जो है आईजी साहब को भेजनी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 8 सब क्लोज 2। डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी शैल बी रेडली अवेलेबल टू द कमांडेंट्स एंड शैल एड एडवाइज एंड कंट्रोल देम। यानी कि डीआईजी साहब जो हैं हमेशा अवेलेबल रहने चाहिए, किसके लिए, कमांडेंट साहब जो होते हैं, यूनिट के जो हेड होते हैं उनके लिए। कोई भी मान लो कमांडेंट को दिक्कत है तो डीआईजी को बोलेंगे, हाँ साहब ये दिक्कत आ रही है बताओ क्या करें, तो डीआईजी साहब उनको जो है परामर्श देंगे, बोलेंगे भाई ऐसा ऐसा कर लो, एडवाइस देंगे। ठीक है, और कंट्रोल भी करेंगे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो। ही शैल कीप इन टच विद द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड जनरल मैनेजर ऑफ द अंडरटेकिंग इन हिज जोन। इनके जोन के अंदर, इनके एरिया के अंदर जितनी भी अंडरटेकिंग्स है सबके जनरल मैनेजर जो भी हैं आपके मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह, सबके साथ हाई हेलो होनी चाहिए, उठा बैठी होनी चाहिए बढ़िया वाली। ठीक है, shall also keep liaison with the state authority within a view to secure full cooperation between the state police and the force in ensuring proper protection and security of the property of the industrial undertaking in the public sector in his zone। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया है, यहाँ पे जो है डीआईजी साहब बैठे हैं, बहुत सारी यूनिट इनके अंडर है। ठीक है, मान लीजिए किसी जगह जो है फायर का कोई बड़ा इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ये फ़ोन करता रह जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई साहब फायर ब्रिगेड भेज दो, ये कर दो, वो कर दो, फलाना ठिकाना। ये सीधा जो है उस पर्टिकुलर एरिया के हेड ऑफ पुलिस जो है, मान लीजिए ये किसी एरिया में है, मान लीजिए मेट्रो सिटी में है, तो डायरेक्टली जो है वहाँ के आईजी या डीआईजी को फ़ोन करेंगे, भाई साहब आग लगी बताओ क्या करना है। तो वहाँ के जो पुलिस वाले जो हैं वो हेल्प करेंगे इनको कि चलो जी फायर ब्रिगेड भेज रहे हैं, देखेंगे जो भी होगा आपकी हेल्प करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डीआईजी अगर अच्छा होगा, सही से काम करेगा तो ही ना कोई इसकी हेल्प करेगा। अगर ये एटीट्यूड में रहेगा तो कोई इसकी हेल्प क्यों करेगा। ठीक है, तो इनका काम क्या है, लाइजन बना के रखना स्टेट अथॉरिटी के साथ, चाहे वो पुलिस की अथॉरिटी हो, सिविल अथॉरिटी हो, फायर ब्रिगेड हो, कोई भी हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से काम करना है। देन ही शैल कीप द इंस्पेक्टर जनरल आईजी, ठीक है, fully informed of all the developments which needs his attention. Normally all communication between the commandant and inspector general shall be channelized through the deputy inspector general, though in case of great urgency commandant may write to the inspector general directly in case he shall endorse a copy to the DIG। ठीक है, सिंपल सा मतलब क्या है, ये आईजी साहब बैठे हैं यहाँ पे आपके डीआईजी साहब हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो है कमांडेंट साहब हैं। ठीक है, अब कमांडेंट साहब जो है वो डीआईजी के अंडर आते हैं, डीआईजी जो है आईजी के अंडर आते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आईजी जो है परमिशन देता है बहुत सारी चीज़ों की कमांडेंट को। ठीक है, तो ये जो परमिशन है ये ऐसा नहीं है मुंह उठा के कमांडेंट सीधा आईजी साहब के पास चले, हाँ जी भाई साहब क्या चल ये ऐसे ऐसे है तो ये काम कर दो मेरा, ऐसा नहीं होता। कमांडेंट जो है लिखेगा डीआईजी साहब को कि साहब ऐसा ऐसा है तो प्लीज़ आप एक बार आईजी साहब से परमिशन दिलवा दीजिए। आईजी साहब जाएंगे डीआईजी साहब जाएंगे आईजी साहब के पास कि साहब कमांडेंट साहब का जो है ये है काम, एक बार देख लो,
ढंग का काम है तो करवा दो जी, मदद हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं कि अगर चैनल फॉलो किया जाए कि कमांडेंट पहले डीआईजी को लिखेगा, डीआईजी फिर आईजी को लिखेगा, उसमें काफ़ी देर हो सकती है। कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी का काम है तो कमांडेंट जो है डायरेक्टली भी आईजी साहब के सामने पेश हो सकता है कि भाई साहब ये समस्या हो गई है, तुरंत समाधान करो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ सकती है। उसके बाद है रूल नंबर 8 सब क्लोज 3, व्हेन डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल इज प्लेस्ड एज ए हेड ऑफ यूनिट ही शैल डिस्चार्ज ऑल द ड्यूटीज एनुमरेटेड इन द रूल 10 एंड ही शैल रिपोर्ट ऑल द डेवलपमेंट टू द इंस्पेक्टर जनरल। अब कई यूनिट ऐसी होती है जो बड़ी होती हैं, ठीक है, इसका ये ध्यान से समझना है आपको। कई यूनिट जो है बड़ी यूनिट होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मान लीजिए आईजीआई एयरपोर्ट है, एग्जाम्पल के तौर पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये यूनिट काफ़ी बड़ी यूनिट है, मान लीजिए डीआईजी जो है इसके हेड है, तो डीआईजी जो है एज अ कमांडेंट, कमांडेंट का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया का हेड, उसको हम कमांडेंट बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मान लीजिए आईजीआई एयरपोर्ट के हेड जो है कमांडेंट जो है डीआईजी हैं, ठीक है। अब डीआईजी जो है कोई भी काम होगा तो आईजी साहब को डायरेक्टली रिपोर्ट करेंगे, भाई साहब ऐसा ऐसा काम है, वो देख लेना है इसको, ठीक है। तो ये जो है रूल नंबर 10 के अंदर जो है दिया हुआ है, किसकी पावर दी हुई है, कमांडेंट की पावर दी हुई है, ठीक है जी। चलो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो जेन्युइनली पसंद आई है, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। मैं देख रहा हूँ 250-300 लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं, बट कमेंट 1-2 ही बच्चा कर रहे हैं। प्लीज़ कर दो यार, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और बिलीव मी बहुत जल्दी जो है मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर दूंगा आपके लिए। बट मुझे लगना चाहिए कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, देख रहे हो, अच्छे से जो है सुन रहे हो सारी चीज़ों को, ठीक है। कमेंट जरूर करिए। उसके बाद CISF ASI LDC 2023 और 24 के कोर्सेज स्टडी फंड ऐप के ऊपर अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। CISF ASI LDC 2026 और 27 के कोर्सेज भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए विद फॉर द बेस्ट रैंक्स। अभी हाल फिलहाल में CISF ASI LDC एग्ज़ाम, ठीक है, 2025 का जो फाइनल रिजल्ट आया है, आउट ऑफ 29 कैंडिडेट 12 कैंडिडेट जो हैं स्टडी फंडा के हैं, ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक का मुझे ध्यान नहीं है, हर्ष हैं एक, मनोज हैं, देन आपके मोहम्मद हफीज़ हैं, देन आपके राकेश मीणा जी हैं, बीच में जो है सचिन जी हैं एक। तो काफ़ी सारे बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। बहुत शानदार रैंक जो है इनके आए हैं और बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं। तो आप भी जो है अगर तैयारी करना चाहते हैं स्टडी फंडा के साथ, तो आप जाके कोर्सेज चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।